हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो कैसे हैं आप लोग भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी पढ़ाई, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मूल कंसेप्ट जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मतलब अब आपके पास में काफ़ी सारा कंटेंट हो चुका है जो आपको पढ़ना है। पढ़ना इनफैक्ट आपको पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर के अंदर जितना पोर्शन अभी तक पढ़ा है या जितना हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब हर एक चीज क्या होती जाएगी, लिंक होती जाएगी। अगर आप सही समय पर रिवाइज नहीं करोगे तो एट द एंड होता क्या है, एट द एंड ये होता है कि वो चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रह जाता है। मतलब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं उस चैप्टर में जो वीक रह जाते हैं। और फिलहाल अभी अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो बेसिक्स है इस चैप्टर के, और अगर उन पर अच्छी कमांड हो जाएगी ना तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। और आज हमारे पास में आने वाला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और स्टोइकियोमेट्री। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या है ना, रिएक्शन वाला कोई पार्ट स्टार्ट नहीं करा है। अभी तक हम लोग एवरेज एटॉमिक मतलब एटॉमिक मास, मोलर मास और मोल कैलकुलेशन पे ही रह चुके हैं। लेकिन अब जो आपने पढ़ चुके हैं, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, मोल कैलकुलेशन हो गया, अब उन सब चीजों को हम लोगों को अप्लाई करना है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। सपोज करो आपके पास में एक रिएक्शन हो रही होगी और बोला जाएगा कि इतना रिएक्टेंट है, तो बताओ कितना प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर कितना रिएक्टेंट बच जाएगा, प्रोडक्ट कितना मिलेगा, रिएक्शन की यील्ड क्या होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली कुछ लॉज होते हैं जो कि हमें पहले पढ़ने होते हैं। इवन दो इस चैप्टर में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट ही होगा ना, वैसे वहां पर यूज नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभार यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये जितने भी लॉज हैं हमें अच्छे से पता होने चाहिए। एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट, दैट इज रिएक्शंस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग विथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उसी में सबसे पहला आ जाता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ कुछ नया नहीं है, ये लॉ आपने पहले भी सुना हुआ होगा। क्या कहता है, इनफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हमें पता नहीं हो, ये बात हमें बहुत पहले से पता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज होने का मतलब, लेट सपोज करो बर्फ थी आपके पास में है, आपने क्या करा, 1 किलो पानी लिया और उस 1 किलो पानी को आपने फ्रीज कर दिया, मतलब फ्रीजर के अंदर रख दिया, बर्फ जमा दी। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो 1 किलो ही था तो जो बर्फ जमी होगी उसका अमाउंट भी कितना रहेगा, 1 kg ही रहेगा। दैट मीन्स यहां पर किसी भी प्रकार से जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑब्वियसली इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहां पर स्टेट चेंज हो रही थी, है ना। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बर्फ जमाता है। अच्छा, बर्फ जमाता है ना, तो एक और चीज होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, वैसे अभी मतलब काम की नहीं, पर फिर भी आप जिस भी यूटेंसिल में बर्फ जमाते हो ना, जितना पानी का लेवल होता है ना, है ना, जितना पानी का लेवल होता है, लेट सपोज करो आपके पास ये कंटेनर था जिसमें आपने बर्फ जमाई, जितना ये पानी का लेवल होता है ना, बर्फ जमने के बाद जब वो जम जाती है ना तो वो कुछ इस तरीके का डिजाइन सा बन जाता है। तो थोड़ा सा जो लेवल होता है वो ऐसा लगता है ऊपर बढ़ चुका है। एक्चुअली क्या होता है वाटर जब फ्रीज होता है ना, पानी जब फ्रीज होता है तो एयर गैप्स बन जाते हैं अंदर, है ना। जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है ना, तो वहाँ एयर गैप्स बन जाते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसी वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है ना, आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, और दैट इज द रीजन कि वो फ्लोट करता है ना। पानी मतलब पानी के ऊपर आइस फ्लोट करती है। ठीक, इन जनरल वैसे सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ये तो हो गया फिजिकल चेंज, तो ऑब्वियसली मास चेंज नहीं होगा। लेट सपोज करो कोई एक रिएक्शन चल रही है, लेकिन रिएक्शन जो मैं चला रहा हूं कुछ एक कंडीशन पे चला रहा हूं। कंडीशन क्या है मेरे पास में, कंडीशन है कि ये जो कंटेनर मैंने लिया जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, या तो ऐसा हो मेरी रिएक्शन में कोई गैस ना बन रही हो, है ना, कोई गैसियस प्रोडक्ट ना हो या कोई गैसियस रिएक्टेंट ना हो, या फिर मेरा कंटेनर क्या हो जाए, क्लोज्ड कंटेनर आ जाए। तो भाई ये आपके पास में मैंने ले लिया एक क्लोज्ड कंटेनर। ठीक, मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। अब इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्शन चल रही है। इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन इज गोइंग ऑन। आपने क्या करा, आपने माल मसाला डाला और डाल के चले गए बढ़िया घूमने। जब आप आए, ऑब्वियसली जब आप गए तो आपने कहा यार सर ने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको एक बार देख लेता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं है।
तो ऑब्वियसली आपने क्या करा, आपने वेट कर लिया, उस पूरे कंटेनर का वेट हटा दिया, तो आपको रिएक्टेंट्स का अमाउंट पता चल गया। या फिर इवन तो आप कंटेनर का भी वजन रख ही लो, क्योंकि कंटेनर का भी वजन चेंज नहीं होगा, है ना, ओवर द टाइम कंटेनर का मास तो चेंज होगा नहीं। तो आपने कराया और चले गए, वापस आए, वापस आपने मास मेजर करा, आपको सेम नंबर मिला जो पहले मिला था। जाने से पहले जो नंबर मिला था, आने के बाद भी वही नंबर मिला, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैंने ये बात क्यों बोली कि यहाँ क्लोज्ड कंटेनर क्यों लेना, देखो क्लोज्ड कंटेनर लेने का कारण ये है कि लेट सपोज करो कोई गैसियस प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो अगर कंटेनर ओपन होगा, अगर कंटेनर ओपन होगा तो गैसियस क्या करते हैं, एस्केप आउट कर जाएगा। गैस अगर बाहर निकल गई कंटेनर में से तो होगा क्या, मास कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे कि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं। समझ में आई कहानी? ऐसा नहीं है, कंटेनर क्लोज इसीलिए लिया जाता है ताकि आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, ताकि जो गैसेस है वो एस्केप आउट ना कर पाए। क्या हमेशा ऐसा करना है? नहीं, ये तो सिर्फ आपको जानने के लिए कि हाँ ये लॉ वैलिड है, अदरवाइज रिएक्शंस तो ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पर कहते हैं कि मास किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के अंदर ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ओके, लेकिन ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं एक क्या होता है, एक इसका आप कह सकते हो वायलेशन है। एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है दुनिया के अंदर, ऑब्वियसली मैन मेड ही प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से हो रहा है। मैन मेड एक प्रोसेस हो रहा है जहां पर मास या फिर दिस लॉ इज नॉट वैलिड। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये लॉ कहां पर वैलिड नहीं है? या क्या आप बता सकते हो कि ये लॉ कहां पर वैलिड नहीं है? अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो आप लोगों को पता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ये लॉ वैलिड नहीं है, और मैं बात करने जा रहा हूं बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस की। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ये लॉ वैलिड नहीं है। दिस लॉ इज नॉट वैलिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो आइंस्टाइन का फॉर्मूला आपके पास में होता है E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, जहां पर एनर्जी किस में कन्वर्ट, सॉरी जो मास है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शंस पे दिस लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड क्योंकि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो, फटाफट से जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके ठीक है, यहाँ पर एक चेंज है, चल कर लिया होगा कॉपी। चल आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लॉ के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। प्राउस ने दिया था, ऑब्वियसली आप लोग इन साइंटिस्टों के नाम याद ना रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि लॉ किसने दिया था। बचपन में होती थी वो सब बातें, लेकिन अब नहीं होती। ठीक, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसको एक और नाम दे दिया जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बोलता है केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन, एक सेकेंड, कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो लेट सपोज करो मेरे पास में क्या है, मेरे पास में वाटर है ना, मेरे पास में क्या है, H2O है। ओके, मेरे पास में H2O है। अब अगर मैं H2O में बात करता हूं, लेट सपोज करो मैंने इसका कितना ले लिया, मैंने इसका 1 मोल ले लिया। अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता हूं तो उस 1 मोल के अंदर 2 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। एक सेकंड रुक जाओ जरा। ठीक है, 16 ग्राम के अंदर क्या होगा आपके पास, एक तो होगा सॉरी 1 मोल पानी के अंदर आपके पास 2 ग्राम तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ऑब्वियसली अगर आप इनके मास का रेशियो देखते हो तो इनके मास का रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। सही है। अब आप पानी कहीं से भी लाओ, इनफैक्ट इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं लिख देता हूं खुद से ही, बाय मास whatever be the source। मतलब आप उस कंपाउंड को कहीं से भी लाओ, कैसे भी बनाओ, किसी रिएक्शन के थ्रू बन रहा है या फिर आप किसी सोर्स से ला रहे हो, आप नाले से ला रहे हो पानी को, या फिर आप हो सकता है समुद्र से ला रहे हो पानी को, आरओ में से पानी निकाला, लेकिन इस पानी का फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है आप कहीं से भी लाओ चाहे कहीं से भी बनाओ, ये फॉर्मूला
फिक्स रहेगा। और अगर ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक फिक्स्ड कंपोजिशन के अंदर ही, एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास के अंदर ही क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा, 1:8 की स्थिति में ही मिलेंगे। आप बोलते हो सर 1 मोल की जगह 2 मोल ले ले, तो 2 मोल लोगे तो ये 2 ग्राम की जगह 4 ग्राम हो जाएगा, ये 16 ग्राम की जगह आपके पास 32 ग्राम हो जाएगा। स्टिल द रेशियो इज गोइंग टू रिमेन सेम। चाहो तो आप कोई और ले लो, जैसा आप ले लो N2O। क्या आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पता है क्या है? ये बड़ी फेमस एक गैस होती है जिसको सूंघने के बाद, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, है ना। लाफिंग की स्पेलिंग ओ, ये तो गलत हो गई, ठीक। दिस इज नोन एज लाफिंग गैस, है ना। इसको सूंघने के बाद आदमी पागलों की तरह हंसने लग जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहां बात करते हो, लाफिंग गैस की बात करते हो, तो लाफिंग गैस के अंदर क्या होगा, लाफिंग गैस के अंदर नाइट्रोजन का आ जाएगा 28 ग्राम, 2 नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का आ जाएगा 16 ग्राम। अगर हम इस रेशियो को देखते हैं तो अब भी ये रेशियो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है, जो कि हो जाएगा आपके पास 7:6, है ना। 4 की टेबल में, सॉरी 7:4, 7:4, ये रेशियो फिक्स रहेगा। आप N2O कहीं से भी लाओ, चाहे N2O आप कहीं से बना लो। इनफैक्ट जैसे मैंने पानी के लिए कहा, भाई आपने क्या करा, आपने कहा H2 प्लस हाफ O2 से क्या मिल गया मुझे, H2O मिल गया। अब इस H2O के अंदर भी जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8 का ही रहेगा। मास रेशियो फिक्स है। आप 100 ग्राम पानी लो, 200 लो, 300 लो, 400 लो, 500 लो, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस क्योंकि ये कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, कहीं पर भी इसका वायलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। फटाफट से कॉपी कर लो। अगेन ये कि बहुत सिंपल सा लॉ होता है। अभी तक जो 2 लॉस हमने पढ़े हैं बहुत सिंपल से थे। अगले जो 2 लॉस आपके पास में आने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं, हटके आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। बढ़िया, आगे कॉपी कर लिया करो यार, वीडियो पॉज करके करा करो यार, पता चले तुम वीडियो पॉज नहीं कर रहे हो। ओके, चलो अगला आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन के बारे में आपने सुना होगा, डाल्टन बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी रहा है और काफी ज्यादा थ्योरीज केमिस्ट्री के अंदर काफी बड़ा योगदान रहा है डाल्टन का, है ना। तो ये कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। तो देखो क्या क्या है, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज ये, आप लोग इन पे नजर रखिएगा क्योंकि बाद में फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड। तो अगर आपको ये चीज याद रहेगी तभी दिमाग में आएगा। 2 or more compounds, the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other elements bear a simple ratio to one another। मुझे पता है आपने ये लाइन कम से कम नहीं तो 2 या 3 बार पढ़ ली होगी, चाहो तो आप पढ़ सकते हो 2 या 3 बार, लेकिन फिर भी आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आसान नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होती है कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज ये बोलता है 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो अपन ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आप जानते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO भी बनाता है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 भी बनाता है। क्या बनाता है? बिल्कुल बनाता है, सही है, बिल्कुल बनाता है। अब जब मिलके CO बनाएगा, है ना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बोलता है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। चलो ठीक है, डिफरेंट मासेस में मतलब देखो कार्बन यहां पर भी कितना है 12 ग्राम और कार्बन यहां भी कितना है 12 ग्राम, ठीक है। 12 ग्राम में कैसे लिख रहा हूं, आप लोग 1 मोल की पिक्चर लेके चलोगे ना तो बेटर रहेगा, अदरवाइज पता चले 12 ग्राम कुछ भी ले लो, ले सकते हो। 1 मोल की पिक्चर लेके चलोगे तो थोड़ी क्लैरिटी रहेगी, है ना। 1 मोल की पिक्चर लेके चलो तो 12 ग्राम हो गया। द डिफरेंट मासेस ऑफ द वन एलिमेंट। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है, ये यहां पर 16 ग्राम है और यहां पर 32 ग्राम है। अब आप लोग इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, अब आप लोग समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है द डिफरेंट मासेस ऑफ द वन एलिमेंट। डिफरेंट मास किसका है, डिफरेंट मास किसका है, डिफरेंट मास ऑक्सीजन का है। आप लोग बोलोगे नहीं सर ऑक्सीजन का तो अभी भी 16 ग्राम पर मोल है। अरे कंपाउंड के अंदर बात करूं ना, ऐसे तो वो तो फिक्स है कि उसका मोलर मास फिक्स है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, वहां 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मतलब यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम है। क्लियर है। द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास। और फिक्स्ड मास किसका है मेरे भाई, फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का। ऑफ द अदर एलिमेंट बेयर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। क्या कहना चाहता है, तो ये जो डिफरेंट मास है, क्या है, ये एक जो डिफरेंट मास आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसका रेशियो ले लेता हूं
यानी कि रेशियो अगर मैं लेता हूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा 16/32, यानी कि आ जाएगा 1:2। क्या ये एक सिंपल रेशियो है? बिल्कुल है, सिंपल इंटीजर रेशियो आना चाहिए, सिंपल इंटीजर रेशियो आना चाहिए। वो 1:2 हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 4:5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रेशियो ऐसा नहीं होना चाहिए 1/3.33, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर 4.7 डिवाइडेड 4.7:3.7, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। क्लियर है? चलो और एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी ना, एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन अपन थोड़े कम वाला ले लेते हैं। एक तो बन गया NO और एक मैं बना देता हूं N2O। सही है, एक तो मैंने ले लिया NO और एक मैंने ले लिया N2O। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मासेस लिख लो सबके। ये आ गया आपके पास 14 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास 16 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास 28 ग्राम और ये आ जाएगा आपके पास में 16 ग्राम। अब फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट कौन सा है? फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। सर इसी को लेंगे हमेशा? नहीं, आप नाइट्रोजन को भी कर सकते। कैसे? वो भी दिखा दें, पर फिलहाल जो सामने इजीली दिख रहा है उसको मानो। तो फिक्स मास वाला एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। डिफरेंट मास वाला एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो कितना आ जाएगा? यहां पर रेशियो आ जाएगा 14/28, अगेन 1:2। सर बार बार एक ही एक नंबर ला रहे हो, थोड़ा कुछ और लाओ। अच्छा चलो ठीक है, और लाते हैं, चलो और लाते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन लेट सपोज करो मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाता है SO2 और ये बनाता है SO3। सही है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन ने SO2 और SO3 बनाया। सल्फर का आप जानते कितना होता है? 32 ग्राम। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन यहां हो जाएगा कितना? 32 ग्राम्स और यहां हो जाएगा 48 ग्राम्स। तो फिक्स्ड मास वाला कौन हो गया? फिक्स्ड मास वाला सल्फर हो गया और वेरिएबल यानी कि डिफरेंट मास वाला ऑक्सीजन हो गया। इन दोनों का रेशियो ले लो, दैट इज 32/48। ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 4/6, या फिर और आसान कर सकते हैं 16 की टेबल में आता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास में 2/3, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। अच्छा चलो अब मैं आप लोगों को और कुछ दिखाता हूं। और कैसे? जैसे मैंने बोला था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक तो कंपाउंड दे रहे हैं N2O3, है ना। अब मजा आएगा। एक तो दे रहे हैं N2O3 और दूसरा दे रहे हैं NO2। क्या दे रहे हैं? NO2। तो मेरे को बताओ यूजिंग दिस कंसेप्ट क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है? कैसे सोचेंगे? अब देखो फिर से वही काम, पहले मास लिखो। यह आ जाएगा आपका 28 ग्राम, है ना। इसको एक काम करते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। सल्फर 32, ऑक्सीजन N2O3 NO2, ठीक। तो इसको मैं ले लेता हूं, ये कितना आ जाएगा आपका? ऑब्वियसली मास 28 ग्राम और यहां पर ऑक्सीजन आपके पास में आ जाएगा कितना? 48 ग्राम। सही है, 48 ग्राम। और यहां पर NO2 कितना आ जाएगा? 14 ग्राम और यहां पर आ जाएगा आपका 32 ग्राम। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इतना मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब आप समझो कि यहां पर फिक्स्ड मास तो कोई दिख ही नहीं रहा है, दोनों ही में ही हमें डिफरेंट मासेस ही दिख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम लोग किसी एक को फिक्स्ड करेंगे। अब एक को फिक्स करने के तरीके क्या है? देखो भाई, एक को फिक्स करने का तरीका क्या है? एक को फिक्स करने का तरीका है, या तो आप ऐसे सोचो कि जब इसके 28 के लिए इसका 48 चाहिए तो इसका 14 लूंगा तो इसका कितना चाहिए होगा? अगर मैं इसका 14 लूंगा तो इसका कितना चाहिए होगा? 28 से 14 कर दिया, 28 से मैं कितना आ गया? 14, आधा कर दिया तो इसका भी क्या कर दूंगा मैं? आधा कर दूंगा। या तो एक तरीका वो है, या फिर थोड़ा सा जुगाड़ू वाला तरीका है, जो ट्रिक वाला तरीका है। इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? बोलो, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूं? हाँ या ना? फटाफट बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूं? क्योंकि 2 वापस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका N2O3 आ जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा? N2O3 बिल्कुल आ जाएगा। तो अब नाइट्रोजन का कितना हो चुका है? 14 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 × 3/2, तो 8। ये आ जाएगा आपके पास कितना? 24 ग्राम। कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। अब देखो 14 14 और 24 32, क्या आपके पास सीधा सीधा सा रेशियो आ चुका है 24/32।
दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी, ये तो 8 की टेबल में ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4। क्या बोलते हो, आ जाएगा? अगर इस तरीके के कंपाउंड भी आते हैं तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं इसी तरीके का, एक और एग्जांपल। अब आप लोग बताओ क्या ये फॉलो करेगा? N2O5 ले लो और NO2 ले लो। आप लोग इसको बताओ क्या ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? फटाफट से बताओ ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट, सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या यहां पर वैलिड है या नहीं है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ क्या यहां पर वैलिड है या नहीं है? तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो कुछ मत करो, यहां पर फिक्स मास ऑब्वियसली किसी का नहीं दिख रहा है, तो आप N2O5 को टेक्निक लगा के, है ना, टेक्निक लगा के क्या लिख दो, इसको लिख दो NO5/2। क्या आपने ऐसा लिख दिया? NO5/2 लिख दिया, ठीक है, थोड़ा छोटा हो चुका है, NO5/2 लिख दिया। अब इसका कितना आ जाएगा? 14 ग्राम, और इसका कितना आ जाएगा? 16 × 5/2, 8 पंजे 40, तो 40 ग्राम आ गया। यहां पर नाइट्रोजन अपना कितना है? 14 ग्राम, और यहां पर ये कितना है हमारा? 32 ग्राम। तो बस रेशियो ले लो 32/40। 32/40 जैसे ही आप रेशियो लोगे वो एक फिक्स्ड या फिर सिंपल इंटीजर रेशियो आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके पास में 4/5। सही है? तो क्या ये बार बार करना पड़ेगा? मतलब अगर सवाल में किसी ने पूछ लिया हमसे, लेट सपोज करो आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, चेक इफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इज वैलिड और नॉट वैलिड, तो क्या करोगे? यही करोगे? क्या करोगे? यही करोगे? नहीं, हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? लेट सपोज करो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, सबसे पहले बहुत बेसिक से पूछता हूं। मैंने कहा आपसे, मुझे बताओ NaCl और NaBr, क्या NaCl और NaBr चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कि क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया आपके पास, पहला केस तो ये हो गया, है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा Na2O, Na2O2, और एक और ले लेता हूं NaO2, क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि आप 2 ही लो, 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। सही है, 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। बताओ भाई, बताओ बताओ, क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है? बताओ भाई। एक और ले लेता हूं, थर्ड ले लेता हूं, H2O और D2O। अब आप बताओ क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं है? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट को वापस से पढ़ लेना है, और अगर आप इस स्टेटमेंट को वापस से पढ़ लोगे तो आपका काम डायरेक्टली हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन करके भी निकालोगे ना तो भी आ जाएगा आंसर। ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करता हूं NaCl और NaBr, तो अगर आपने स्टेटमेंट ढंग से देखा होगा, ढंग से देखना, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट कंबाइन करने चाहिए और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलने चाहिए। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर 2 नहीं 3 एलिमेंट हैं भाई, सोडियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये 3 एलिमेंट कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड, क्योंकि अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं तो उन्हीं को 2 कंपाउंड बनाने हैं। अगर सोडियम और ब्रोमीन रिएक्ट कर रहे हैं तो उन्हीं को 2 कंपाउंड या उससे ज्यादा बनाने हैं। जैसे अगले केस में देखो, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले बनाया सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड, फिर बनाया सोडियम पर ऑक्साइड, फिर बनाया सोडियम सुपर ऑक्साइड। सही है, लेकिन क्या यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन ही कंबाइन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके, मतलब कोई आपको मैथ्स नहीं लगानी है, ये वाली आपको कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी है, आंख बंद करके बोल देना है यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है। सही है, क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है? अच्छा, अगला देखो H2O और D2O। आप जानते होंगे ड्यूटेरियम के बारे में। ड्यूटेरियम क्या होता है? आइसोटोप होता है, मैंने बताया भी था, हाइड्रोजन का। और ऑब्वियसली इन दोनों का मास नंबर अलग है। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अपने आप में 2 अलग अलग एलिमेंट है, समझ रहे हो? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अपने आप में 2 अलग अलग एलिमेंट है। इवन दो दे आर आइसोटोप्स, बट दे आर
डिफरेंट एलिमेंट, और अगर वो अलग अलग एलिमेंट है तो वापस से ये वायलेशन हो चुका है, और वायलेशन हो गया मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पर वैलिड नहीं है। और अगर आप यहां चेक करना चाहते हो तो वही करना है आपको, किसी एक को फिक्स कर दो, Na2O2 है, NaO2 है, किसी एक को फिक्स कर दो, फॉर्मूले को सिंपलेस्ट उसके अंदर लिख के, तब भी आपका काम हो जाएगा, है ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास में होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थोड़ा सा टेढ़ा सा है, मतलब थोड़ा सा नया है, कुछ जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इजी ही है, कुछ बड़ा काम नहीं है। आपको अगर आता भी है सवाल तो यही पूछेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है या नहीं, तो आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, और वो 2 एलिमेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। ओके, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं चेक करना है, फटाफट से बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है सब कॉपी कर लो, मैं गायब हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन से डिफरेंट होता है, और एक बार आप लोग इसको स्टेटमेंट को रीड आउट करो, थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, लेकिन एक बार जरूर पढ़े, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें होता क्या। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक, तो देख लिया होगा आई होप, है ना, वीडियो पॉज कर लेके लो। तो स्टेटमेंट है व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। तो पहली चीज आप अगर आप देख पा रहे हो तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था, मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 ही एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर थर्ड एलिमेंट की बात हो गई, मतलब 3 एलिमेंट होना जरूरी है। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल। तो ये कहते हैं द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल इफ बोथ डायरेक्टली कंबाइंड विद ईच अदर। In all chemical reactions, substances react in the ratio of their equivalent masses. अब ये equivalent masses का जो concept होता है, ये हम लोग redox reaction जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस वाली लाइन को भूल सकते हो, पर हाँ एक्चुअली में होता यही है। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं, है ना। तो जस्ट सपोज करो आपके पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में कौन कौन है, एक आपके पास कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, लेट्स से CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO भी बना सकते हैं, CO2 भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं CO2 ले लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं CO2 ले लेता हूँ। अरे आजा आजा, ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। चलो देखो इधर, तो ये आ गया आपके पास में कार्बन, ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन, और ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाते हैं CH4, ये दोनों मिलके बनाते हैं CO2, और ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं फिर से। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, है ना, थर्ड एलिमेंट के सेम मास से। तो सबका मास लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में CH4 में 12 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास 4 ग्राम, इधर आ जाएगा आपके पास में CO2 में अगेन 12 ग्राम, और ये आ जाएगा आपके पास 32 ग्राम, और H2O में ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम, और ये आ जाएगा 18 ग्राम। सही है। अब देखो सेम मास वाला एलिमेंट ढूंढ लीजिए सबसे पहले कि सेम मास वाला एलिमेंट कौन सा है। तो सेम मास वाला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, है ना। और जो स्टेटमेंट में आपके पास पहले के 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, व्हेन द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे भाई, वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन का दोनों केस में मास क्या है, फिक्स है 12। तो मास डिफरेंट किसका है, मास डिफरेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और कार्बन से दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड भी बनाते हैं। सही है, चलो, तो ये हो गया फिक्स मास। अब आगे का स्टेटमेंट क्या बोलता है, आगे का स्टेटमेंट बोलता है विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल इफ बोथ डायरेक्टली कंबाइंड विद ईच अदर। भाई ये इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर मैं इधर इन दोनों का रेशियो लेता हूं, किस किस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो लेता हूं यहां पर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ जाएगा 4/32, यानी कि आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, आ जाएगा। इन दोनों का नहीं लेना है, इन दोनों का नहीं लेना है, इन दोनों में जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट है ना, इन दोनों में एक तो फिक्स मास वाला एलिमेंट हो गया अपना, इन दोनों में एक तो अपना फिक्स मास वाला एलिमेंट हो गया, और जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट है, डिफरेंट मास वाले एलिमेंट यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, इन दोनों के मासेस का क्या लेना है, रेशियो। तो 4/32 बराबर 1/8। सही है। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल। अब यहां पर एक लाइन काम किए, इफ बोथ डायरेक्टली कंबाइंड विथ ईच अदर,
और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब क्या मिलता है आपको? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास में दोनों कंबाइन करते हैं तो आप यहां पर 18 गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहां पर 18 आपके पास गलत है, इरेजर इरेजर इरेजर, ये 16 है ना, ये आपके पास 16 है, सही है। अब रेशियो आया 1:8 जब डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर रहे थे। अब जब डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तब भी रेशियो कितना आ रहा है? 2/16 यानी कि 1/8। तो या तो रेशियो सेम होगा ये वाला इसके साथ, या फिर इसी का कोई मल्टीपल होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ना, अभी इस क्लैरिटी नहीं आती, एक और एग्जांपल लेते हैं। अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये ले लेते हैं हम लोग। अब हाइड्रोजन और सल्फर मिलके आपको पता होगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है, रॉटन एक्समेल जिसको बोलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके फिर से आपको H2O ही देंगे, और सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करके SO2 ले लेते हैं, सही है। चलो देखो भाई, मास लिख देते हैं सबका। ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम, ये आ जाएगा 32 ग्राम, ये आपके पास आ जाएगा फिर से 32 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास 32 ग्राम, और ये आपके पास आ जाएगा 2 ग्राम अभी देखा था, और ये आ जाएगा 16 ग्राम। अब सल्फर को फिक्स कर दिया जाए तो फायदे में रहेंगे, तो सल्फर को मैंने फिक्स करा, तो सल्फर को मैंने फिक्स करा। आप किसी भी एलिमेंट को कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ही करना है, किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सल्फर को फिक्स करा, इन दोनों का रेशियो लिया, तो इन दोनों का रेशियो आया 2/32 यानी कि 1/16, यानी कि कितना गया? 1/16, सही है। और इन दोनों का रेशियो ले लो एक बार के लिए, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो 2/16 अगेन ये कितना आ जाएगा? 1/8। लाइन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल, मतलब ये दोनों का रेशियो, कौन सा वाला रेशियो? ये वाला जो रेशियो हमने लिया है, या तो ये सेम होगा किसके जैसा? इसके जैसा, या तो इसके जैसा सेम होगा, या फिर ये इसका क्या हो जाएगा? एक मल्टीपल हो जाएगा, या फिर ये इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 1/16 और 1/8 में ऑब्वियसली आपको एक मल्टीप्लिसिटी दिख रही होगी। ये बेसिकली बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 1/16 है, या फिर इसको रखना चाहते हो, या सॉरी ये वाला 2 टाइम्स ऑफ 1/16 है, या फिर ठीक है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1/16, सही है। या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा, या तो सेम होगा या फिर मल्टीपल होगा। क्या क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात। चलो एक और देखते हैं, एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, देखो हमें एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। कार्बन हो गया हमारे पास, सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा अब हमें चाहिए एक और तीसरा, तो तीसरा हम लोग क्यों ना नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज NH3। ये दोनों कंपाउंड मिलके बनाते हैं H2O, सही है। और ये दोनों कंपाउंड मिलके बनाते हैं N2O, क्लियर है। देखो यहां पर ये आ जाएगा 14 है ना। अच्छा फिक्स अपने को, चलो फिक्स इसको कर देंगे, अब फिक्स को चेंज कर देते हैं ना, फिक्स बार बार सेम ले लेते हैं अपन। ये आ जाएगा 3 ग्राम, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम, और ये आ जाएगा 16 ग्राम, और यहाँ पर N2O आपके पास N2O कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 ग्राम, और ये आ जाएगा 16 ग्राम। तो अब अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं, है ना। अपन अब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं। ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया, दोनों का रेशियो ले लो तुरंत। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो इन दोनों का रेशियो लेने पे कितना आ जाएगा? 2/28, या 28/2 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2/28 का मतलब कितना होता है? 1/14। कितना होता है? 1/14। ये इन दोनों से रेशियो आ गया, यहां नाइट्रोजन और यहां हाइड्रोजन का रेशियो आ गया। अब यहां पर देखो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 3/14। कितना आ जाएगा? 3/14। कितना आ जाएगा? 3/14। तो क्या इन दोनों में मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर आ रहा है? बोलो, क्या इन दोनों में मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर आ रहा है? या तो सेम होगा या फिर इसी का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो अगर आप इसका 3 टाइम्स कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा? 3/14। और उल्टा चलाना है तो इसका 1/3 टाइम्स कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/14। एक बार स्टेटमेंट फिर से चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम, या तो सेम होगा, या तो सेम होगा, यानी कि जो अभी निकाला हमने 1/14 है ना, या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल होगा, जब दोनों एक साथ में क्या हुए होंगे? कंबाइन हुए होंगे।
या तो सिंपल मल्टीपल होगा जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए होंगे, कंबाइन हुए होंगे। बात समझ में आ गई। तो अगर मेरे को ये वाला रेशियो चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 इंटू 3/14। क्लियर है क्या ये बात, समझ में आ चुकी होगी आपको, पॉइंट समझ में आया। अच्छा हाँ, रेशियो जब आप ले रहे हो ना, आई गेस हाँ, रेशियो जब भी आप ले रहे हो तो दोनों जगह सेम लेना। अभी मैंने हाइड्रोजन बाय नाइट्रोजन करा यहाँ पर भी, और इधर भी मैंने हाइड्रोजन बाय नाइट्रोजन करा। अगर आप उल्टा कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये होता है हमारे पास में अगला लॉ, जो भी आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे। एक बार के लिए मैं पीछे कर रहा हूँ, अच्छा इसमें तो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। चलो बढ़े आगे अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लॉ हमारे पास क्या है, अगला लॉ है गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब ये वाला जो लॉ है ना, ये थोड़ा सा अभी यूजफुल नहीं होगा, आप मोल में थोड़ा सा हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे ना तो गैसेस के लिए काफी ज्यादा काम आता है। इनफैक्ट इस लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। चलो तो लॉ क्या कहता है, लॉ देख लीजिए एक बार। कहता है व्हेन द गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in the simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। देखो भाई, इसको एक रिएक्शन से समझाता हूं। लेट सपोज करो आपके पास था H2 गैस प्लस, बैलेंस मैं कर देता हूं फिलहाल इसको, तो 2 O2 गैस गिविंग H2O गैस, ठीक है, बैलेंस हो, सही है। तो गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अभी हम लोगों ने मोल रेशियो की बात नहीं करी है, फिर भी अब अपना डिस्कशन ऑलमोस्ट आ चुका है। हमारा जो चैप्टर है अब वो रिएक्शन वाले पार्ट स्टोइकियोमेट्री पे आ चुका है, तो मैं इसको जरूर डिस्कस कर देता हूं। भाई देखो क्या कहता है, एक बैलेंस रिएक्शन जब भी आप देखते हैं, है ना, एक बैलेंस रिएक्शन जब भी आप देखते हैं, एक बैलेंस रिएक्शन जब भी आप देखते हैं तो इस बैलेंस रिएक्शन से मतलब क्या होता है। पहली चीज तो रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है ना, दिमाग में ये सवाल आना चाहिए आपके कि रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है। तो भाई रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसको वैलिडेट करने के काम आता है। फर्स्ट लॉ कौन सा सर, फर्स्ट लॉ यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। बैलेंस इसीलिए किया जाता है ताकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास क्या हो जाए, वैलिड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसीलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस कर दिया, अब इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं। इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ना, आप लोग भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑक्सीजन गैस टू गिव 2 मोल्स ऑफ H2O गैस। इसका मतलब ये है, मैंने लिख दिया है, बोलता तो आप हो सकता था इंटरप्रेट ना कर पाते, इसलिए मैंने लिख दिया है कि भाई यहां पर 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना मोल दे रहे हैं आपको, 2 मोल दे रहे हैं। क्लियर है, कितना, 2 मोल दे रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको याद आ रहा होगा एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर याद आ रही हो, दैट इज PV = nRT। याद आ रहा है आप लोगों को, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो खुद सोच के देखो, है ना, ये बात खुद सोच के देखो, खुद सोच के अगर हम देखें तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली एक कंटेनर में ही चल रही होगी, ये रिएक्शन एक कंटेनर में ही चल रही होगी। अब एक कंटेनर में चल रही है तो प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, और आर अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट। प्रेशर, टेम्परेचर और आर कर दिया हमने कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर की बात तो यहां लिखी हुई है, प्रेशर और टेम्परेचर की बात यहां लिखी हुई है। आर की बात हमारे को पता है कि आर एक कांस्टेंट होता है, तो यहां से फिर वो वाली बात आ जाएगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल्स के। इसका मतलब अब मैं यहां पर क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं, जैसे हम लोगों ने बोला था इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना मोल दे देता है आपको, 2 मोल दे देता है। अब रादर मैं इसी चीज को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहा हूं, मैं रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, वैलिड सिर्फ गैसेस के लिए है, ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड भी घुसेड़ दिया आपने, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गैसेस के लिए। देखो अब मोल्स का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा, मोल्स का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा, मतलब
कहने का क्या है, इसका मतलब है कि इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसका कितना दे देगा, 2 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। मतलब ये है कि इसका 2 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका टोटल कितना दे देगा, 2 लीटर दे देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वॉल्यूम इधर 2 इधर 1, वॉल्यूम कम ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा कम कैसे हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हम लोग सिस्टम लेते हैं ना, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ना हमें एक सिस्टम ऐसा लेना पड़ता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जब भी हम प्रेशर कांस्टेंट की बात करते हैं ना, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए जो सिस्टम होता है ना, उसमें एक पिस्टन लगा होता है, और ये जो पिस्टन होता है ये क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, ये जो पिस्टन हम लोग लेते हैं कैसा लेते हैं, मूवेबल पिस्टन। अब मूवेबल पिस्टन का सिंपली मतलब, अगर जब भी आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है ना, तो पिस्टन कैसा होना चाहिए, मूवेबल। जैसे ही आप मूवेबल पिस्टन लोगे है ना, जैसे ही आप मूवेबल पिस्टन लोगे तो प्रेशर क्या हो जाता है उस समय, कांस्टेंट। तो अब ये पिस्टन क्या कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। आपने क्या करा, आपने 2 लीटर तो हाइड्रोजन डाल दी, माप के 2 लीटर हाइड्रोजन डाल दी, और 1 लीटर आपने ऑक्सीजन डाल दी। अब आपने रिएक्शन को इनिशिएट किया। ऑब्वियसली इनिशियली जो वॉल्यूम होगा टोटल, क्योंकि 2 लीटर और 1 लीटर था, तो इनिशियली आपके पास 3 लीटर हो जाएगा। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो वापस वो कितना हो जाएगा, 2 लीटर, वापस वो कितना हो जाएगा, 2 लीटर। यही होता है आपके पास में गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, कि हम लोग मोल की जगह किससे खेल सकते हैं, वॉल्यूम से खेल सकते हैं। हम मोल्स की जगह किससे खेल सकते हैं, वॉल्यूम से खेल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। जैसे एक और आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। एक और रिएक्शन है, आप लोग जानते होंगे हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है CO2 गैस। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज्यादा है, तो पानी भी किस में मिलेगा, गैस में। ठीक है, ये आई गेस बैलेंस मतलब ऑलमोस्ट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका 1 लीटर इसके कितने लीटर से रिएक्ट करेगा, 2 लीटर से, और इसका कितना लीटर मिलेगा, 1 लीटर, और इसका मिल जाएगा आपको 2 लीटर। अच्छा, ये वॉल्यूम ml में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। वॉल्यूम का आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो। वॉल्यूम के लिए कोई यहां पर डेफिनेशन नहीं कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए, बस वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। अगर आपको मोल्स गिवन नहीं है तो वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में आगे जाते हैं तो हम लोग यूडियोमेट्री पढ़ते हैं, जहां पर क्या होता है, हमें अननोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता लगाना होता है, और उसके लिए हमें इस कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो भाई यहां पर गे-लुसाक्स लॉ जो है सिंपली ये बोलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर आपको मोल्स नहीं दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम से भी डील कर सकते हो। इनफैक्ट आपको मोल्स दिए ही नहीं जाएंगे, आपको वॉल्यूम ही दिया जाएगा। पता है क्या लिखा होगा सवाल में, सवाल में लिखा होगा कि मैंने है ना 50 ml उस हाइड्रोकार्बन को जलाया। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बता देता हूं। बोला जाएगा एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब उसका कंबशन किया गया, उसका कुछ अमाउंट बता देंगे, 50 ml जब कंबशन किया गया तो मुझे उतना ml का CO2 और H2O मिला। H2O डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर 100 से ऊपर है, इनफैक्ट मैं यहां लिख ही देता हूं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, अगर 100 से ऊपर है तभी हो सकता है काम। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तभी ये काम होगा। अरे रुक जा दादा, तू क्यों भाग रहा है इतना, वो भागी है, चलो अच्छी बात, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तभी ये काम होगा। क्लियर है। तो फटाफट से जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉपी कर लीजिए। साथ साथ कॉपी ना करा करें, थोड़ा सा चीजों को समझे उसके बाद कॉपी कीजिए। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्लाइड भी कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलो, तो ये हो जाता है हमारे पास में केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉस थे वो सारे खत्म, है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉस थे वो सारे हो जाते हैं हमारे पास में खत्म। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोइकियोमेट्री का बेसिकली रोल अब आ जाता है आपके पास कितने मोल से कितना मोल मिलेगा। लाइक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टोइकियोमेट्री की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यहां पर मान लो N2 + 3H2 गैस, एक काम करते हैं
पहले स्टोइकियोमेट्री नहीं, पहले हम लोग बैलेंसिंग देख लेते हैं ना, बैलेंसिंग देख लेते हैं फिर स्टोइकियोमेट्री पे चलते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। या फिर चलो देख ही लेते हैं, स्टोइकियोमेट्री देख लेते हैं, बैलेंसिंग आ जाएगी, स्टोइकियोमेट्री देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस, है ना, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये आपके पास लेट सपोज कीजिए एक रिएक्शन हो रही है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक मोल, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, एक मोल नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, टू गिव 2 मोल अमोनिया, ताकि आपको क्या मिल जाए, 2 मोल अमोनिया मिल जाए। सिंपल सी कहानी है, एक मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है ताकि आपको क्या मिल जाए, 2 मोल अमोनिया मिल जाए। अब एक मोल की जगह लेट सपोज करो मैं कितने मोल्स कर देता हूं, डबल, है ना। स्टोइकियोमेट्री का मतलब सिंपल सा होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइंड इन देयर मोलर रेशियो, या फिर आप कह सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। हमेशा एक रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड होनी चाहिए, मोल कंसेप्ट के अंदर आप लोगों को दिमाग में इतनी चीज रखनी है कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहला काम ही है आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंसिंग के क्या तरीके हैं वो भी बताऊंगा। आपको उस रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको उस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है। सही है, बैलेंस कर लिया, उसके बाद जो स्टोइकियोमेट्री होती है, स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं होता है, यहां पर जैसे यहां पर तो लिखा हुआ नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं, यहां पर 1 है, ये होते हैं आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं आपके लिए, A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिविंग C ऑफ C प्लस D ऑफ D। तो यहां पर ये जो A, B, C, D लिखे हुए हैं, इन्हीं को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इनको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इन्हीं की मदद से हम लोग बता पाते हैं कि किसके कितने मोल बनेंगे या किसके कितने मोल बच गए अगर कोई एक्सेस में है। तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट होता है, थोड़ा आगे चल के आएगा, अभी नहीं, लेकिन यहीं से हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, कितने मोल्स किसके लगे, कितने मोल्स किसके बचे और कितना मोल प्रोडक्ट बना। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये काम आप नहीं कर पाओगे। अब याद रखना, रिएक्टेंट हमेशा रिएक्ट करते हैं इन देयर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, हमेशा वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में इसके 1 मोल और इसके 3 मोल ही दिए जाएं, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में इसके 1 मोल और इसके 3 मोल ही दिए जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इन जनरल सोचना पड़ता है ना, इन जनरल आपको सोचना पड़ेगा। अगर मोल्स कुछ और हो गए तो फिर एक कंसेप्ट जो मैं अभी वर्ड यूज किया था लिमिटिंग रिएजेंट, वो आ जाएगा। अगर नहीं है, अगर इनके मोलर रेशियो में ही दिए हुए हैं, मतलब लेट्स से अगर मैं आपसे बोलता हूं, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके पास में कि मेरे पास नाइट्रोजन के 3 मोल है और हाइड्रोजन के मेरे पास कितने मोल है, हाइड्रोजन के मेरे पास 9 मोल है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ रिएक्शन होने के बाद अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप रिएक्शन लिखोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे। रिएक्शन लिखने के बाद आप इसे बैलेंस करोगे। बैलेंसिंग के अभी मैं मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। बैलेंस कर ली, अब हमें पता है इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करता है, 3 मोल से। स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ के मैंने एक चीज समझ ली, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल देता है। तो अगर मेरे पास इसके 3 मोल है और मेरे पास इसके कितने मोल है, 9 मोल है, तो क्या 3/9 1:3 ही होता है। और 1:3 क्या है इनका, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। 1:3 क्या है इनका, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। सो बेसिकली जब मोल रेशियो किसके बराबर हो जाता है,
जब मोल रेशियो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के बराबर हो जाता है, 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, जब मोल रेशियो किसके बराबर हो जाता है, स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के बराबर हो जाता है, when mole ratio equals to stoichiometric ratio, then none of the reactants are left, then none of the reactants are, अरे भैया, none of the reactants are left and product is completely formed according to any of the reactant. इसका मतलब भी समझ लेते हैं, इसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब जैसे मैंने बोला इनका स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो क्या है, किस स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो 1:3 का इनका स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है। और अगर मैं यहाँ मोल रेशियो देखता हूं जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 3/9, उसका रेशियो भी 1:3 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अब यहां पर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, टाइम इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमने इसका कितना मोल लिया था, 3 मोल, और इसका कितना लिया था, 9 मोल। अब जब रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट, T इज इक्वल टू कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इनका जो मोल रेशियो है वो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के बराबर है। दैट मींस इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। और जो प्रोडक्ट है वो किसी भी रिएक्टेंट के थ्रू आप बना सकते हो। मतलब इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिलता है। अब इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिलता है, तो 1 से डबल, तो मतलब 3 से कितना मिलना चाहिए, 3 से कितना मिलना चाहिए, 3 से कितना मिलना चाहिए, 6 मोल मिलना चाहिए। बोलो यार, समझ में आया क्या? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिलता है, तो इसके 3 मोल से इसका कितना मिल जाएगा, 6 मोल। बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, वही इस्तेमाल करते हैं, सही है। या फिर इसके हिसाब से सोच लो, इसके हिसाब से सोचोगे तो इसके 3 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। 3 मोल H2 gives 2 मोल NH3, 2 मोल मिलते हैं। तो अगर 1 मोल की मैं बात करूंगा तो 1 मोल हाइड्रोजन gives हाउ मच, 2/3 मोल्स। कितना, 2/3 मोल्स। और मेरे पास में हाइड्रोजन कितनी है, मेरे पास में 9 मोल हाइड्रोजन है, तो 9 मोल हाइड्रोजन मुझे कितना दे देगी, 2/3 × 9, दैट इज हाउ मच, ये यहां से कट जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा आपके पास 6 मोल अमोल। मतलब आप दोनों तरीके से सोचो, आपने हाइड्रोजन से भी निकाला, आपने नाइट्रोजन से भी निकाला, दोनों से आंसर आपका क्या आया, सेम ही आया। तो जब मोल रेशियो रिएक्टेंट्स का उनके स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो के बराबर हो जाता है, तो उस केस में आपके पास में कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। और दिखाता हूं आपको रिएक्शंस, और देख लेते हैं। और रिएक्शंस जैसे देखो, प्रोपेन को जलाते हैं अपन, है ना, प्रोपेन होता है आपके पास C2H6, है ना। अभी मैं फेज नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, पर आप चाहो तो लिख सकते हो, O2 गैस गिविंग CO2 गैस प्लस H2O गैस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 करने तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो इसको आप 7/2 लिख दो, सही है। मान लो टेम्परेचर, अगेन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, चाहो तो लिक्विड भी बना सकते हो, ठीक है। अब कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको फिर से समझते हैं। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका, इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल यानी कि 3.5 मोल्स, इसका 1 मोल इसके 3.5 मोल से रिएक्ट करता है, ताकि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल H2O मिल जाए, 3 मोल पानी मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैसेस पे वैलिड है, ये कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लिक्विड सॉलिड गैस का कुछ नहीं है। यहाँ पर फेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको स्टोइक्योमेट्री रीड करना आना चाहिए।
समझ में आ गई पिक्चर? फटाफट से इसको कॉपी करो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट से इसको कॉपी कर लो। चल कॉपी कर लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके कॉपी करा करो, पता चले नहीं करते हो। फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लो आप लोग। चलो भाई देखो 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 देखो, अब इतना तो समझ में आ गया कि हाँ मोल्स जो आप लोगों ने पहला पढ़ा है वो काम क्या आने वाला है। भाई आप लोगों को डायरेक्टली मोल्स कभी दिए ही नहीं जाएंगे, है ना। आप लोगों को सीधे सीधे मोल्स नहीं देगा कभी भी एग्जामिनर, वो आप लोगों को उनका अमाउंट देगा, ग्राम में मतलब मास दे देगा या वॉल्यूम दे देगा अगर गैस है तो, है ना। लिक्विड के केसेस में वॉल्यूम जनरली नहीं देते, उनका मास ही दे देते हैं या डेंसिटी वेंसिटी से रिलेट कर देते हैं, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब हमें जो मोल्स हैं, जो पुराना हम पढ़ के आए कि मोल्स कैलकुलेट करने क्यों हैं, तो वो मोल्स कैलकुलेट इधर करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा जो पंगा फंस रहा है वो है कि हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब वैसे तो जो बैलेंसिंग होती है, मेनली जो हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं वो रेडॉक्स के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर बैलेंसिंग के कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो आसान बनाते हैं रिएक्शन को। लेकिन मोल कंसेप्ट में भी हम लोग काम चलाऊ बैलेंसिंग कर सकते हैं, और उस काम चलाऊ बैलेंसिंग का जो नाम होता है दैट इज हिट एंड, यार ये कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा बुरा सा लग रहा है। लार्जर टिप इसको ले लेते हैं, है ना। हिट एंड रन नहीं, हिट एंड रन नहीं, ठीक है। कुछ लोग सोचने लगे होंगे हिट एंड रन नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेसिकली हमारे पास में, और हिट एंड ट्रायल मेथड में जैसे मैंने अभी करा था वैसे ही कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, है ना। वैसे ही कुछ बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेट सपोज करो चलो हमारे पास रिएक्शन हो रही है P4 प्लस O2 गिविंग P4O10, है ना। फेज मैं यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, गैस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लेट सपोज करो रिएक्शन हुई है ना, ये रिएक्शन हुई है। अच्छा फास्फोरस एक्चुअली क्या होता है, अभी तो नहीं, बहुत बाद में बताई जाएगी बात। जो फास्फोरस होता है ना, इसीलिए उसको पानी में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना तो आग लग जाती है, इसकी वेपर्स बन जाती है, तुरंत आग लग जाती है, इसीलिए फास्फोरस को हमेशा पानी में रखते हैं। चलो फालतू की बात थी, ऐसे ही बता काम की है पर बाद में आएगी। P4O10 की रिएक्शन हुई तो बना आपके पास P4O10। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो बचपन में भी आप लोगों ने बैलेंसिंग का मेथड पढ़ा होगा, क्लास 9-10 में भी, कि पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले देखो, राइट हैंड साइड वाले देखो। तो पहले फास्फोरस को देखो, तो फास्फोरस यहां पर भी 4 है और यहां पर भी कितने हैं, 4 है ना। फास्फोरस यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 10, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2। बैलेंस करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5। इसको बोलते हैं अपन हिट एंड ट्रायल। या फिर थोड़ा सा अपन और अच्छे पे चले जाते हैं, C4H10 प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2। आप इसको बैलेंस करिए एक बार, ठीक है। मैं और लिख देता हूं कुछ और सवाल, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए आप। इसके अलावा हमारे पास होता है C12H22 C12H22 O11 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। आप इसको बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग N2O, इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। बहुत बेसिक सी बैलेंसिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हमें बैलेंस करना है, N2 हो गया यहाँ पर, SO2 प्लस O2 गिविंग SO3, ठीक है। ये बैलेंस कर लीजिए आप। इसके अलावा ठीक है, सफिशिएंट है, आप लोग इतना ही बैलेंस कर लीजिए, आइडिया लग जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। H2 प्लस I2 गिविंग HI। ये वो जनरल रिएक्शन है जो हमारे काम आती है ना, इसीलिए मैं इन्हीं को लिख रहा हूँ। ये वो जनरल रिएक्शन है जो हमारे काम आ जाती है। इसके अलावा ये हो जाती है CaO प्लस H2 गिविंग CaOH होल ट्वाइस।
तो बैलेंस ही ऑलरेडी। ठीक है, चलो इतनी सी बैलेंसिंग करो, वीडियो पॉज करने की जरूरत है, फटाफट से इसको बैलेंस कर लो, कुछ खास नहीं है इनके अंदर, तो आसान सी है बैलेंसिंग। इसी को बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग हमारे केस में ज्यादा आती नहीं है ना। एक और है KClO3, ये डिकम्पोज होता है टू गिव KCl प्लस O2 NH4 होल ट्वाइस Cr2O3, है ना, Cr2O7। इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2। काफी आप लोगों के लिए इतनी बैलेंसिंग काफी है, फटाफट से इनको बैलेंस कर लो यार, जल्दी से इनको बैलेंस कर लो। मैं पानी पी लेता हूँ। चलो भाई देखें, देखो अगली बैलेंसिंग अपन बात करते हैं C4H10 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। तो यहां पर देखेंगे अपन बहुत ध्यान से, अगर अपन देखेंगे तो कार्बन कितने हैं टोटल अपने पास, कार्बन 4 है ना, कार्बन कितने 4, तो राइट साइड में भी 4 होने चाहिए, तो इसको कर दिया 4, सही। अब उसका हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पर 10 है और इधर 2 है, बैलेंस करना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन की तरफ नजर डालते हैं, तो ये हो गया 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन, और 5 एकम 5, यानी कि 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13, तो ये आ जाएगा 13/2। आप चाहो तो इस रिएक्शन को होल 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, थ्रू आउट आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते। अगला आप लोगों ने इसको देखा होगा सुक्रोज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसी फॉर्मूले के 15 और कंपाउंड होते हैं इसके अलावा, है ना। इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे भाई, कार्बन 12 तो इधर भी 12, हाइड्रोजन उधर 22 इधर भी 22 तो 11, ऑक्सीजन की बारी लगाते हैं तो 12 दूनी 24, 24 और 11 कितना हो गया 35, है ना, 24 और 11 कितना हो गया 35, 35 में से कितने हटा दो, 35 में से 11 हटा दो, 35 में से इधर से कितने हटा दो, मतलब यहाँ टोटल 13 है, 35 में से कितने हटा दो 13, तो 22 बचते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, 22 के लिए आप क्या करो, 22 के लिए आप इसको, या फिर 22 की जगह आप क्या करो, कितने हो रहे थे 35 हो रहे थे, 35 में से 11 हटा दो, तो 35 में से 11 हटाए तो 24, तो 24 के लिए आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24 और 11 35, सही है, सही है। अगला तो बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, 1/2 बैलेंस हो गया, है ना, 1/2 बैलेंस हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द रिएक्शन। अच्छा एक चीज और, रिएक्शन अगर इस तरीके से बैलेंस है या फिर इसी को मैं इस तरीके से बैलेंस करूं, 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3, याद रखना बैलेंसिंग का मेथड कोई भी हो, अगर आपकी रिएक्शन अच्छे से बैलेंस है, अगर आपने तमीज से बैलेंसिंग करी है, तो फिर आपके अमाउंट पे बनने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि अगर बैलेंसिंग बदल दी तो मोल्स बदल जाएंगे, नहीं, अभी भी मोल सेम है। कैसे, इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल दे रहा है। अब इस रिएक्शन को पढ़ूं तो ये बोलती है इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल दे रहा है, मतलब इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लग रहा है। तो अगर इसका 1 मोल ले लेते हो तो इसका अभी भी कितना मोल रख रहा है 1/2, या फिर आप इन दोनों का रेशियो ले लो तो 1:1/2 आएगा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 2:1। ये वाली बात नीचे वाली रिएक्शन से वैलिडेट हो रही है, ये वाली बात ऊपर वाली से हो रही है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो बैलेंसिंग कभी भी आपके प्रोडक्ट्स का अमाउंट जो है उसको डिसाइड नहीं करेगी, उनके मोल्स को डिसाइड नहीं करेगी। आपने अगर एक बार रिएक्शन बैलेंस कर दी, सबकी बैलेंसिंग का मेथड अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और कुछ लोग इसको इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे, समझे। अब ऊपर वाली हो गई, इसको और बैलेंस कर देते हैं, H2 + I2 गिव्स 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों बैलेंस। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहां लिख दो 3/2, कोई फर्क नहीं पड़ता,
यहाँ लिख दो 3/2। अच्छा ये सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम वाली रिएक्शन है, इनमें रिएक्टेंट देखो एक ही है, इसमें भी रिएक्टेंट कितना है, एक ही है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसके 1 मोल से इसका 3/2 मोल मिल जाएगा। सही है। ये वाली रिएक्शन देखो, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन है, यहां पर होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये N2 हो जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन है। तो राइट साइड में भी कितने होने चाहिए, 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। राइट साइड में भी कितने नाइट्रोजन होने चाहिए, 2 नाइट्रोजन। तो क्या 2 नाइट्रोजन है, यस 2 नाइट्रोजन है। क्रोमियम देखो, क्रोमियम कितने, 2, इधर भी कितने, 2। सही है, अभी तक पिक्चर सही चल रही है। ऑक्सीजन देख लेते हैं एक बार, ऑक्सीजन कितने, या फिर हाइड्रोजन देख लो चाहो तो। यहाँ हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4 2 जा 8। राइट हैंड साइड में भी कितने होनी चाहिए, 8, इसको कितने मल्टीप्लाई कर दो, 4। अब अगर आप ऑक्सीजन पे नजर मारोगे ना तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। कैसे, 3 यहाँ 4 यहाँ, कितना हो गया 7, और यहां पर भी कितने हैं 7। तो ये होता है हमारे पास में बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी जैसे जैसे हमारे पास चैप्टर्स में रिएक्शन आती जाएंगी आप लोग बैलेंसिंग इजीली सीख लेंगे। बैलेंसिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। रेडॉक्स में जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, 2 मेथड्स होते हैं, वहां से बैलेंसिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, लेकिन उसका कुछ और लॉजिक भी होता है कि उधर बैलेंसिंग स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, उसका कुछ कारण होता है। तो ये होती है हमारे पास में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई अब हम लोग, आपको बेसिकली मैं बता देता हूं कि अब हम लोग मोल कंसेप्ट के एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे पहुंचने वाले हैं, और यहां से आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे होते जाएंगे और जो क्वेश्चंस का नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले के लेक्चर्स में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हाँ उतने क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट भी इतने कम थे ना। पहले बेसिक्स वाला पार्ट था, लेकिन वहां जो पढ़ा है अब वो यहाँ काम आने वाला है। वहां जितना आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा अब यहाँ पर काम आने वाला है। फिर वो चाहे वेपर डेंसिटी और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोल कैलकुलेशन, एटॉमिक मास, मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, वो सब अब यहाँ पर काम आने वाला है। तो आप लोगों के पास में जो होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है वो आपको करना ही करना है, लेकिन साथ साथ में आप लोग जो पिछला पढ़ाया गया है उसको रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ऑब्वियसली आज हमारा लेक्चर यहीं पर ही समाप्त होगा, जहां पर हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके होंगे, और नेक्स्ट क्लास से हमारे पास सीधे क्वेश्चन से ही काम चालू होगा, क्योंकि जो मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूं। एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्टोइकियोमेट्री, सिंपल स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड होंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है इसको रिवाइज करना, और आज के लेक्चर में जो लॉज वाला पार्ट है उसको एक बार वापस से आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, तो इस कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनको पढ़ें, और जो भी डाउट्स हो आप लोगों के उनको अच्छे से लिख लेना कि मुझे ये पूछना है। ओके, टिल देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।